और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। मेरठ से खबर, जहां तस्कर तस्लीम के खिलाफ एक और एक्शन लिया गया है। आज 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क होगी। सदर बाजार पुलिस तस्कर तस्लीम की संपत्ति को कुर्क करेगी। तस्लीम पर 52 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिलहाल जेल में बंद है तस्कर तस्लीम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तस्कर सलीम के खिलाफ एक और एक्शन लिया गया है। 2 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सदर बाजार पुलिस तस्कर तस्लीम की संपत्ति को कुर्क करेगी। करीब 52 केस तस्लीम पर पहले से दर्ज हैं, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जेल में बंद है तस्कर तस्लीम और आज जो उसकी संपत्ति है करीब 2 करोड़ रुपए की, उसे कुर्क किया जाएगा। सदर बाजार पुलिस तस्कर तस्लीम की संपत्ति को कुर्क करेगी। 2 करोड़ रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है। एक और एक्शन तस्लीम के खिलाफ लिया गया है। करीब 52 से ज्यादा केस तस्लीम पर पहले से दर्ज हैं। फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन जो 2 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति है, उसे आज कुर्क किया जाएगा। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। तस्कर तस्लीम के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी अब कर ली गई है। 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सदर बाजार पुलिस तस्कर तस्लीम की संपत्ति को कुर्क करेगी। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सनुज, क्या पूरी जानकारी, कब ये संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी, पूरी जानकारी दें। हाँ, देखिए, जो तस्लीम तस्कर है बहुत बड़ा माफिया है और ड्रग माफिया, नशा माफिया है। और आज इसके खिलाफ जो मेरठ पुलिस है, सदर बाजार थाना पुलिस है, वो उसकी करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत की जो 3 दुकानें हैं, उनको कुर्क करने जा रही है। एएसपी चंद्रकांत मीना लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तक इसकी करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है वो कुर्क की जा चुकी है। आज भी इसकी 2 करोड़ रुपए कीमत की जो 3 दुकानें हैं, उनको जो मेरठ पुलिस है वो कुर्क करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, फिलहाल जो तस्लीम तस्कर है वो 9 महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन तस्लीम की पत्नी, तस्लीम का बेटा और उसके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इस नशे के सिंडिकेट में जुड़े हुए हैं। इसका जो गैंग है वो भी पुलिस ने सूचीबद्ध कर दिया है और लगातार पुलिस सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस को इसकी जो काली कमाई से खरीदी गई इन 3 दुकानों के बारे में भी पता चला है, जो 2 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही है। आज इसको एएसपी कैंट, आसपास के तमाम थानों की फोर्स के साथ मौके पर जाकर इसको कुर्क करेंगे। उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि कुछ और इनपुट भी इस तस्लीम तस्कर के बारे में पुलिस को मिले हैं और जल्दी पुलिस और भी एक्शन इसके खिलाफ ले सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो तस्लीम तस्कर है, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे की जो काली दुनिया है वो इतनी बड़ी है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तस्लीम तस्कर का जो सिंडिकेट है। बिल्कुल, अब ये जो खुलासे हुए हैं, जिनके बारे में पुलिस आज जानकारी भी दे सकती है, संपत्ति को भी कुर्क करेगी। अब इंतजार करना होगा इस कार्रवाई को लेकर और क्या खुलासे होंगे इसको लेकर भी। शुक्रिया सनु जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिनों की बैठक हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 3 जुलाई की शाम तक ये बैठक जारी रहेगी, यानी कि 2 दिन की ये बड़ी बैठकें रहने वाली हैं। बैठक की शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे से हो चुकी है। राष्ट्रीय कारिणी के अधिवेशन के बाद एक विशाल रैली भी होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे परेड ग्राउंड में होगी। कार्यकारिणी बैठक के दौरान 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक के दौरान वो राज्य संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट देंगे जहां चुनाव होने हैं। इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत अमित शाह और राजनाथ सिंह और भाजपा के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें, जहां 24 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ भाजपा शासित जो राज्य हैं, जहां पर चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी और 24 के चुनाव में किस तरीके से विजय पताका लहराई जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के बाद आज सीएम योगी भी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि योगी ने स्थानीय बीजेपी यूनिट की तरफ से चार मीनार के बगल में स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाने के निवेदन को स्वीकार कर लिया है। ये वही भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जिसके नाम पर योगी ने हैदराबाद का नामकरण भाग्यनगर करने की बात कही थी। सीएम योगी ने 2020 में हुए हैदराबाद निकाय चुनावों के लिए जबरदस्त प्रचार किया था। इससे फायदा ये हुआ कि 47 सीटों पर भगवा लहराते हुए मेयर की पद पर कब्जा जमाया था।
तो आपको बता दें कि जो बड़ी बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू हो चुकी है और ये महामंथन का दौर 2 दिन तक जारी रहेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली भी होगी। कल शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री की रैली होगी। इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। आपको बता दें 24 के चुनाव में किस तरीके से जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई, हार की वजह क्या थी, इसको लेकर चर्चा होगी। और कई सारे राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। भाजपा शासित राज्यों में अभी तक क्या रणनीति रही और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, वहां पर किस तरीके से जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी बैठक 2 दिन तक हैदराबाद में होने वाली है। बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपा के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान राज्य संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट भी दी जाएगी। 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया जाएगा। और नीरज पांडे हमारे संवाददाता हैदराबाद से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ, अभी क्या अपडेट है, अभी किसके साथ बैठक हो रही है और उसके बाद क्या बैठक होनी है, पदाधिकारियों के साथ होगी, अधिकारियों के साथ होगी, पूरी जानकारी दें। गुंजन, मैं आपको बता दूं कि 10:30 बजे से पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। मेरे ठीक लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये कन्वेंशन सेंटर है। इसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक चल रही है जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी जो पदाधिकारी ऑफिस बियरर्स हैं उस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल ये एजेंडा तय होगा कि कार्यकारिणी में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है और अगले 2 साल का यानी कि अगली कार्यकारिणी से पहले तक का क्या पार्टी का रोड मैप रहेगा, इन सब विषयों पर आज यहाँ चर्चा होगी। और उसके बाद औपचारिक रूप से शाम को 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो फिलहाल आज का जो कार्यक्रम यही है कि सुबह 10:30 से ये बैठक शुरू हुई है जो 3:30 बजे तक चलेगी और 3:30 बजे के बाद यानी कि 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके उद्घाटन के बाद उस बैठक में औपचारिक रूप से कार्यकारिणी के एजेंडे पर चर्चा होगी, यानी कि राजनीतिक प्रस्ताव भी आ सकता है, आर्थिक प्रस्ताव भी आ सकता है और ये बैठक कल तक चलने वाली है। चूंकि तो चरणबद्ध तरीके से ये जो एजेंडे होंगे पार्टी के वो रखे जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों की तरफ से जो प्रेजेंटेशन है वो भी कुछ लीडर्स रखेंगे कि पार्टी ने अब तक क्या क्या काम किया और पार्टी अगले आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या करने वाली है। तेलंगाना दरअसल वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां कुछ गुल खिला सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल बाद तेलंगाना की धरती पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया है और सिर्फ आयोजन ही नहीं किया बल्कि हैदराबाद की सड़कों में जिस तरह पोस्टर, बैनर और तस्वीरें लगाई गई हैं इससे एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। जी गुंजन। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, बड़ा महामंथन किया जा रहा है 24 को लेकर भी और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है पार्टी उसको लेकर भी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को काशी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे और नमो घाट का तोहफा भी देंगे। नमो घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2019 में प्रधानमंत्री ने नमो घाट की नींव रखी थी और करीब 36 महीने बाद उनके सपने का ये घाट हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काशी में तैयारियां भी की जा रही हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को काशी आना है, जिसको लेकर पहले से तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने नमो घाट की नींव रखी थी और करीब 36 महीने का वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद जो उनका सपनों का घाट था वो हकीकत में मूर्त रूप ले चुका है। आगे बढ़ते हैं। सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर अपना दल में घमासान मच गया है। अपना दल एसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल लखनऊ में एक ही जगह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अड़ गए। सोनेलाल पटेल की जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना है। रिपोर्ट देखिए आप। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 2 बेटियां अनुप्रिया और पल्लवी पटेल के बीच सियासी वर्चस्व के लिए अदावत जारी है। अब दोनों बहनें डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर आमने सामने आ गई हैं। अपने पिता की जयंती का कार्यक्रम करने के लिए अनुप्रिया और पल्लवी पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक किया था।
लेकिन लखनऊ प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जयंती मनाने के लिए इजाजत दे दी, जिस पर पल्लवी पटेल भड़क गई और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को लेकर चलने वालों में से हम हैं और उनके गुजर जाने के बाद लगातार हर वर्ष उनकी जयंती और उनका परिनिर्वाण दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं और ऐसे में इस बार भी हम राजधानी में उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। सबसे पहले हमारा रविंद्रालय बुक हुआ, वो कैंसिल किया गया। फिर हमने दूसरा प्रेक्षागार विश्वरैया उसको बुक कराया, वो कैंसिल किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हमने बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस संबंध में मैं एसआई से लेके अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिल के आ रही हूँ और मैंने बोला कि मेरे कार्यक्रम की जगह को कैंसिल करने का आधार क्या है। तो मुझे आधार कोई नहीं बता पा रहा, नीचे से लेके ऊपर तक का अधिकारी मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दोनों बहनें आमने सामने आ गई हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में सोनेलाल पटेल की विरासत पर नई जंग छिड़ गई थी। अनुप्रिया पटेल का गुट जहां भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो वहीं कृष्णा पटेल गुट समाजवादी पार्टी के साथ है और ऐसे में अब सोनेलाल पटेल की जयंती पर भी दोनों गुट झुकने को तैयार नहीं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी पल्लवी पटेल आवेदन रद्द होने के बावजूद कार्यक्रम के आयोजन पर अड़ी हुई हैं। मेरा दोष ये तो नहीं हो सकता कि मैंने अगर ऊपर वाले को हरा दिया तो आप मुझे अपने कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे, आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने ऊपर वाले को हराया है तो मेरे कार्यक्रम को रोक करके मैं उससे बड़ा वाला कार्यक्रम यहाँ पर जुर्म करने वाली हूँ, आप मुझे रोक लीजिएगा। दरअसल जिन सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो कुर्मी वोट के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, लेकिन अब उनके परिवार में विरासत की लड़ाई आर पार आ चुकी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। जयंती पर विवाद के बीच रालोद का कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। जयंत चौधरी ने लखनऊ आने का कार्यक्रम रद्द किया। पल्लवी पटेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया था। अब पल्लवी पटेल को इजाजत नहीं मिली है, तो ऐसे में जो विवाद चल रहा है, तो रालोद का कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। जयंत चौधरी ने लखनऊ आने का कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया है। पल्लवी पटेल की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयंत चौधरी को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं मिली, अनुप्रिया पटेल को दूसरी तरफ परमिशन मिल चुकी है, उनका अलग कार्यक्रम है और पल्लवी पटेल को परमिशन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जयंत चौधरी जो उनके कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उनका कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। आगरा में ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। रितिका जिस फ्लैट में रहती थी, उसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन वीडियो में कई जगहों पर घर का सामान बिखरा हुआ दिख रहा है। शख्स ने पूरे घर में घूमकर वीडियो बनाया और दिखाया कि रितिका को किस कमरे में बंद किया गया था और कहां से उसे नीचे फेंका गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि रितिका को 4 मंजिल ऊपर से फेंकने से पहले फ्लैट के अंदर जमकर जद्दोजहद हुई थी और हत्यारों ने रितिका के साथ 2-2 हाथ किए थे, जिसकी वजह से फ्लैट का सामान बिखर गया। कहीं जमीन पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर गमले टूटे हुए दिख रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। एक मिनट चाचा, जाना झूठ थोड़ी ना वहीं कानपुर में 3 जून की हिंसा के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को सस्पेंड किया गया है। वहीं इंस्पेक्टर चमनगंज जैनेन्द्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने तीनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। तो कानपुर हिंसा में एक्शन लिया गया है। नवाब अहमद, इंस्पेक्टर बेकनगंज सस्पेंड किए गए हैं। संतोष जो कि इंस्पेक्टर हैं, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है और जैनेन्द्र सिंह, इंस्पेक्टर चमनगंज लाइन हाजिर इन्हें किया गया है। तो 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं, 1 इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। लगातार कानपुर हिंसा के मामले में कार्रवाई हो रही है। 3 पुलिसकर्मियों पर भी इस कार्रवाई के दौरान गाज गिरी है। वहीं लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी किरण को भी जान से मारने की धमकी मिलने लगी है।
खुद उनकी पत्नी ने एबीपी गंगा से बातचीत में बताया कि उन्हें उर्दू में लिखे पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा है कि जहां तुम्हारे पति को भेजा गया है वहीं तुम्हें भी पहुंचा देंगे। 22 जून को किरण तिवारी को धमकी भरा खत मिला था, जिसके बाद पुलिस ने किरण के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले उनके घर पर एक चिट्ठी आई है जो उर्दू में लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि जो हाल तुम्हारे पति का किया है वैसा ही हाल तुम्हारा भी करेंगे। कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, किस तरह की धमकी भरी चिट्ठी आई है? वो चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई थी और कैसे आई, डाक से आई या किसी के द्वारा आई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो जो है नीचे रखी थी, तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो आया और वो देखा कि चिट्ठी रखी है वहाँ, तो वो लेकर के ऊपर चले आया। वो यहाँ रखी रही तो उससे मैंने कहा ये चिट्ठी पे ना मोहर है ना साइन है किसी का, इसको देखो तो क्या है। तो उसने उसको फाड़ा, देखा लिफाफा, तो उस पर वो उर्दू का, उस पर 2-3-4 पन्ने का है, उर्दू का भरा उसमें संदेश था पूरा। तो मैंने अपने भतीजे को दिया कि भैया इसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए अगर तुम्हारे मोबाइल में का सुविधाएँ हैं। उसने देखा तो उसमें यही सब लिखा हुआ था कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। इनके ज़बान काटने की मैंने धमकी दिया, उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है सब। तो उसको पूरा ट्रांसलेट नहीं करवाया, बाकी थोड़ा करवा करके मैंने पढ़ा है। ये चिट्ठी कब आपने पुलिस को कब दी है चिट्ठी, और कब ये पता चला कि इस तरह की चिट्ठी कब भेजी गई थी? मैंने कल आपके जो है मीडिया के द्वारा, हमारे पास और भी लोग आए हुए थे, उनको मैंने बोला, क्योंकि हम ये चिट्ठी किसी को भी देना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा भी परिवार घबरा जाता है। लेकिन कल मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आप ओपन करिए, अगर ओपन नहीं करेंगे तो आप प्रशासन भी नहीं सचेत होगा। तो मैंने उनको चिट्ठी कल दे दिया था, उसी के द्वारा हमारी चिट्ठी ओपन हो गई। फिर कल एसपी साहब आए और वो चिट्ठी लेकर के चले गए। ये कब मिली थी चिट्ठी? ये चिट्ठी करीब हो गया है 1 हफ्ते, वही 22 को आई हुई थी। तो ये पता नहीं चला आपके घर पे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कौन चिट्ठी रख गया ये पता नहीं चला? सीसीटीवी कैमरे मेरे खराब हैं, 2 कैमरे किसी तरीके से चले, 2 बिल्कुल भी खराब हैं। इसकी सूचना हमने थाने को भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल भी आए हुए थे अधिकारी लोग, तो वो भी कहे थे कि हाँ चलो कैमरा हम सही करवा देते हैं, तो यही वजह से पता नहीं चल पाया। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा की क्या इंतजाम है? मेरे यहाँ सुरक्षा का इंतजाम पहले कुछ नहीं था, एक लाइन से रहता था, बाकी थाने से भी एक महिला आती थी और एक जो है जेंट्स आता था। और इस घटना के बाद हमारे यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन गनर मेरा एक ही है, आने जाने के लिए मुझे एक ही गनर मिला है। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लिए, अगर आप लोगों को थोड़ा से ये चिंतित हैं, तो फिर हमारी सुरक्षा एक गनर मुझे और बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना ना पड़ता है, मुझे भी खतरा है। अब ये तो पता नहीं है कि मेरा पर्सनल गनर तो है नहीं, मेरे गनर को डर जाए, अभी चला जाए तो मुझे तो मार दिया जाएगा। मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं मुझे एक गनर और बढ़ाया जाए, जिससे मुझे जाने आने में असुविधा ना हो। और सुरक्षा की मांग किरण तिवारी ने की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से अगली खबर, जहां बच्चे से छेड़छाड़ के आरोपी का मुंह काला कर उसे घुमाया गया है। मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर शख्स पर छेड़खानी का आरोप है। जांच में जुटी मोदी नगर पुलिस और साइबर पुलिस, जो कि कार्रवाई कर रही है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बच्ची से छेड़छाड़ का जो आरोपी है उसके मुंह को काला करा गया और उसके बाद उसे घुमाया गया। आरोप ये लग रहा है कि मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी ये शख्स करता था। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां अफ्रीकी मूल की 4 महिलाओं समेत 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एक भारतीय शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओमिक्रॉन 1 सोसाइटी में पार्टी का आयोजन कर हंगामा कर रहे थे। इनके कब्जे से 28 बोतल अंग्रेजी शराब, 380 ग्राम अवैध गांजा, 710 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं। अफ्रीकी मूल की 4 महिलाओं समेत 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और काफी कुछ इनके पास से बरामद भी किया गया है।
वहीं बुलंदशहर में ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले। इस विवाद में दोनों पक्षों के 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता दें, ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस विवाद में दोनों पक्ष के 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।